हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो हमारा एज्योर के ऊपर रहेगा कि हम 2026 के अंदर एज्योर के ऊपर वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। क्या सेम चीज़ें होंगी जो हम पहले बनाते थे, वही चीज़ें अभी भी हैं? अगर वही हैं तो उनको हम थोड़ा सा ओवर व्यू लेंगे कि वो सारी चीज़ें सेम है कि नहीं है, और अगर कोई नई चीज़ ऐड हुई है तो वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे एज्योर पोर्टल के ऊपर लॉग इन किया हुआ है। अपना एज्योर पोर्टल है, मेरा अकाउंट से लॉगिन कर रखा है। ये आपको एज्योर का डैशबोर्ड दिखता है। अगर आपको यहाँ पे वर्चुअल मशीन शो नहीं कर रहा है जो एज्योर सर्विसेज के अंदर रिसेंटली यूज की होती है, वो यहाँ पे शो करता है। नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब ये आपका सेटिंग्स एडब्ल्यूएस और एज्योर की सिमिलर होती हैं, बस थोड़ी सी नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे वर्चुअल मशीन बोलते हैं और आप एडब्ल्यूएस के अंदर EC2 बोलते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं। वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी रनिंग वर्चुअल मशीन शो करता है। जितनी वर्चुअल मशीन आपकी रन हो रही होंगी वो सारी की सारी आपकी शो करेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है इस अकाउंट के ऊपर। तो अगर आपको नई क्रिएट करनी है तो आप या तो यहाँ पे ये जो प्लस का साइन शो कर रहा है, क्रिएट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे क्रिएट पे साइन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब हम इस साइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देता है। ठीक है, एक है आपका वर्चुअल मशीन बैश फॉर लोअर ट्रैफिक वर्कलोड, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। अगर आपको यहाँ पे ऑटो स्केलिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे इसके साथ ही क्रिएट कर सकते हो। प्रीसेट क्रिएट प्री कॉन्फ़िगर्ड वीएम डेजिग्नेटेड ऑप्टिमाइजेशन मेमोरी कैपेसिटी, तो वो भी कर सकते हो। हाइब्रिड भी यहाँ पे आप यूज कर सके वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम जो करेंगे वो हम नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पे क्रिएट पे जाके वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हो। पहला ऑप्शन आपको बेसिक, जो मतलब आप आपका सर्वर क्रिएट करोगे उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो कौन कौन सी हैं, वो सारी चीजें आती हैं। उसके बाद जब हम सर्वर के ऊपर डिस्क अटैच करते हैं तो कौन सी डिस्क लेनी है आपको, इंक्रिप्शन इनेबल करना है नहीं करना है, वो सारी की चीजें इंफॉर्मेशन आपको डिस्क के अंदर शो करता है। नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपकी नेटवर्किंग के अंदर आती है। यहाँ पे हम अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो आप डिटेल में देख सकते हो। मैनेजमेंट के ऊपर आपके यहाँ पे आती है कि आपको इनक्रिप्शन इनेबल करना है नहीं करना है, ऑटो शट डाउन बैकअप इनेबल करना है, वो पैचिंग आपको करनी है नहीं करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मैनेजमेंट में शो करता है। मॉनिटरिंग इनेबल करना है नहीं करना है आपको, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो मॉनिटरिंग के अंदर। एडवांस टैग के अंदर आता है आपका कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट के थ्रू कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है आपके सर्वर के ऊपर तो आप यहाँ पे उसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो, स्क्रिप्ट डाल सकते हो यहाँ पे। या फिर आपके पास अगर कोई कस्टम स्क्रिप्ट आपने राइट की है तो आप यहाँ पे उसको डाल के उसके थ्रू भी यहाँ पे वो करवा सकते हो, इंस्टॉल करवा सकते हो पैकेज को। टैग्स, अगर आपको टैग डालने हैं कि आपका जो सर्वर है वो किससे रिलेटेड है तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे टैग्स के अंदर ऐड कर सकते हो। रिव्यू एंड क्रिएट, मतलब जो सारी चीजें हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे रिव्यू करने का ऑप्शन देगा और लास्ट में आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने कोई इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की नहीं है तो मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ, क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज, एज्योर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे, जो सर्वर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उससे रिलेटेड आपकी कितनी कॉस्ट आएगी आपके सर्वर की, वो राइट साइड में यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शो करता जाएगा। अभी ये आपको एक आइडिया शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग शो कर रहा है, बट अगर आप इसको चेंज करते हो तो देखिएगा आप यहाँ पे ये सारी चीजें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। अब यहाँ पे पहला फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका सब्सक्रिप्शन का। जब भी हम एज्योर के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आपके ऊपर पास जो सब्सक्रिप्शन होती है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपके पास पे एज यू गो है तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, फ्री वाली है ट्रायल पीरियड वाली है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आप एज्योर के ऊपर ऐड कर सकते हो एक ही अकाउंट के अंदर, और वहां पे आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे जिसके अंदर आपको यूज करना है। बट जब भी आप कोई सर्विसेज कोई रिसोर्स क्रिएट करोगे एज्योर के ऊपर, ये दो इंफॉर्मेशन आपको सबसे जरूरी होती है डालनी। पहले आपकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है, दूसरी किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप उसको क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो पहला मेरी सब्सक्रिप्शन मेरे पास एक ही है, पे एज यू गो, क्योंकि मेरा ट्रायल पीरियड था जो वो खत्म हो चुका है तो मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड कर लिया था पे एज यू गो के अंदर। पे एज यू गो का मतलब है जितनी देर में उसको यूज करूंगा मैं उतना बिल उसका पे करूंगा। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप आपके पास अभी अगर पहले से कोई रिसोर्स ग्रुप है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप को। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और रिसोर्स ग्रुप का नाम डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ RG1। ठीक है, आप नाम कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मतलब HR डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हो तो HR डाल सकते हो रिसोर्स ग्रुप,
बिल मतलब अकाउंट के लिए बना रहे हो तो अकाउंट, डेवलपमेंट के लिए जो भी, मतलब आप यहाँ पे वो रिसोर्स को नाम अपना रख सकते हो। उसके बाद पूछता है आपसे वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है आपको, जो आप वर्चुअल मशीन जो आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो उसका नाम क्या रखना है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे अभी दे लेता हूँ टेस्ट सर्वर, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है रीजन, मतलब जो आप ये सर्वर क्रिएट कर रहे हो टेस्ट सर्वर, वो किस रीजन के अंदर आपको क्रिएट करना है। तो जैसे एडब्ल्यूएस के अंदर आपको मल्टीपल रीजन्स मिलते हैं, इसी तरीके से एजूर भी आपको बहुत सारे रीजन्स प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे आप रीजन्स पे एरो क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी रीजन आपको लेना है। तो मैं अभी के लिए इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ सेंट्रल इंडिया। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे एरो क्लिक करके कोई भी रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप जिस लोकेशन पे भी आप बैठे हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है अवेबिलिटी ऑप्शंस। अवेबिलिटी ऑप्शन मतलब एक रीजन के अंदर भी मल्टीपल अवेबिलिटी जोन होते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग कि कौन से अवेबिलिटी जोन के अंदर आपको क्रिएट करनी है। तो अब मैं अभी इसको नॉर्मल रखूंगा सिंपल, और इसको ऐसे ही हम क्रिएट देते हैं। सेल्फ सिलेक्टेड जोन मतलब ये चूज अप टू 3 अवेबिलिटी जोन 1 वीएम, ये अपने आप सेलेक्ट करेगा। नीचे अवेबिलिटी जोन का ऑप्शन जो दे रहा है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, 1 के अंदर करना है, 2 के अंदर करना है, 3 के अंदर करना है। तो जो अगर 1 करते हो तो 1 के अंदर आपका ये सर्वर क्रिएट हो जाएगा, 2 करोगे तो 2 के अंदर आपका क्रिएट हो जाएगा, 3 के अंदर करोगे तो 3 के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अगर जब हम ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं और अगर जब हम ऑटो स्केलिंग के टाइम में वो तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका उन तीनों के अंदर उसको सर्वर को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अभी हम एक ही सर्वर क्रिएट करें तो मैं जोन 1 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी टाइप क्या है आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड रखना है, इसमें कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन है, जो भी आपका यहाँ पे वो ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी इसको स्टैंडर्ड ले लो, या फिर आप यहाँ पे कहते हो ट्रूथ लॉन्च वर्चुअल मशीन्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट persist एंड एडवांस अटैक ऑन जेन टू वर्चुअल मशीन्स। मतलब यहाँ पे ये अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एजूर, जो आप अपने सर्वर के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। उसके बाद आपसे इमेज पूछता है कि कौन सी इमेज आपको यूज करनी है। यहाँ पे उबुंटू है, उबुंटू यूज करना है, विंडोज सर्वर है, विंडोज सर्वर यूज करना है। तो जो भी लेना है आप वो ले सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विंडोज सर्वर 2022, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हो उबुंटू, मतलब जो भी है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बिलिंग चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूबुंटू ही ले लेता हूँ क्योंकि ओएस फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वीएम आर्किटेक्चर, जो आपका वीएम का आर्किटेक्चर है वो क्या तो इसके बाद आपका वीएम आर्किटेक्चर की आपका जो सर्वर है वो कौन से उसमें आप मतलब क्या रखना चाहते हो, ARM64 है या X64 है, जो भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आता है रन द एजूर, रन विद एजूर सपोर्ट और डिस्काउंट। अगर आप ये डिस्काउंट के साथ रन करते हो इसको, मतलब कि जब तक आप उस सर्वर को यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, बट अगर आपसे ज्यादा किसी ने उसके ऊपर आप बिड लगा दिए तो वो आपका सर्वर आपको बोलेगा कि ये आपका सर्वर बंद हो जाएगा, आपको दूसरे सर्वर पे माइग्रेट करना पड़ेगा। तो वो चीज आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइज, मेरे मतलब जो मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ उसका साइज क्या रखना है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए स्टैंडर्ड B1 ही रखूंगा क्योंकि ये सबसे नॉर्मल सबसे लो है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन लेनी है तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सी ऑल साइज पे जाओगे तो वो आपको और डिटेल्स में जितने भी आपके यहाँ पे वर्चुअल मशीन के साइज की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कितने सीपीयू मिलेंगे, कितनी मेमोरी मिलेगी और कितने नेटवर्क स्पीड मिलेगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे जाके सी ऑल साइज में देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल ले रहा हूँ। इनेबल हाइबरनेशन इनेबल करना है तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, अब यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि दो तरीके का ऑथेंटिकेशन देता है। पहले आपको, ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एजूर आपको दो तरह के ऑथेंटिकेशन देता है। एक आपकी की एसएसएच की आपको क्रिएट करनी है और उस एसएसएच की के थ्रू आपको लॉगिन करना है। दूसरा आपको देता है कि आप यहीं पे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके भी आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एसएसएच की के थ्रू करते हो तो यहाँ पे यूजर नेम ये आप यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मैनुअली क्रिएट कर लेता हूँ। यूजर नेम जो भी आप रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजर नेम सेट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका यूजर नेम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में शो कर देता है कि स्टडी यूजर नेम आप क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके, यहाँ पे कह रहा है कि यूजर नेम मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स, हाइफन्स एंड अंडरस्कोर्स, मे नॉट स्टार्ट विद द हाइफन्स ऑफ नंबर्स। मतलब अगर आप नंबर से, मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए नंबर डाल देता हूँ 1, तो ये नहीं लेगा यूजर नेम को क्योंकि नंबर से नहीं लेगा वो। हाइफन लगाओगे तो हाइफन से भी नहीं लेगा वो। ठीक है, हाइफन ले लिया इसने, अंडरस्कोर से नहीं लेगा वो।
ठीक है, तो आप उस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन शो कर देता है कि आपका यूजर नेम ओके है कि नहीं है। उसके बाद पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कह रहा है कि द वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 12 to 72 करेक्टर। अगर मैं यहाँ पे 12 करेक्टर से कम का पासवर्ड सेट करता हूँ, नहीं अलाउ करेगा मुझे। तो मिनिमम आपको 12 नंबर का पासवर्ड यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे काफी लंबा पासवर्ड डाला है बट इसने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक और इसने पासवर्ड को यहाँ पे ग्रीन शो कर दिया, तो मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया। पासवर्ड को कंफर्म करना है, और यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको यहीं पे शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद शो करता है कि पब्लिक इनबाउंड रूल, मतलब जो पोर्ट आपको सर्वर पे इनेबल करना है, आप यहाँ पे इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे भी इनेबल कर सकते हो, और अगर आपको बाद में इनेबल करनी है तो आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके बाद में भी इनेबल कर सकते हो। तो अभी हम जो सर्वर क्रिएट कर रहे हो, हम लिनक्स का यूबुंटू सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे स्टडी यूजर नेम है और मेरा पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है, और मैं पोर्ट 22 के थ्रू एक्सेस करूंगा, तो मैं यहाँ पे पोर्ट 22 को अलाउ कर देता हूँ, बाकी को अलाउ करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपकी जो डिस्क, जो हार्ड डिस्क आप सर्वर पे कनेक्ट करना चाहते हो, वो क्या रखना चाहते हो, कितनी कॉन्फ़िगरेशन, कितने जीबी आप हार्ड डिस्क रखना चाहते हो, यहाँ पे आप जीबी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अगर कस्टमाइज करना है तो आपको, बट ये इमेज डिफॉल्ट साइज करेगी 30 GB होना है लेने AWS के ऊपर, सॉरी एजूर के ऊपर। लिनक्स में ये 8 GB में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड SSD ले लेता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में देखना, ये बिलिंग चेंज होती जाएगी आपकी, जैसे मैं कुछ चीजें चेंज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे 30 GB लिया हुआ है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट कह रहा है कि परफॉर्मेंस के लिए डिलीट विद VM, जब मैं अपने सर्वर को डिलीट करूंगा तो उसके साथ मेरी ये डिस्क भी डिलीट हो जाए। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मेरी सर्वर डिलीट हो जाएगा बट ये डिस्क डिलीट नहीं होगी, तो आपको इसको डिस्क को मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बिल चार्ज करता रहेगा आपकी डिस्क की। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे चेक मार्क कर देता हूँ, डिलीट विद VM। अगर कोई आपके अलग से डिस्क आपने क्रिएट करके उसको अटैच करना है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, नई डिस्क क्रिएट करके अटैच करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका नेटवर्किंग का। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आपका ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपको नेटवर्क बोल रहा है कि किस नाम से क्रिएट करना है। एक डिफॉल्ट, जैसे हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं तो सेम नाम से एक डिफॉल्ट नेटवर्क भी क्रिएट हो जाता है, बट अगर आपके पास अलग से कोई वर्चुअल नेटवर्क है तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास एक ही है तो एक ही शो करेगा, आपके पास मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल शो करेंगे। आपको जो भी यूज करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सबनेट की। सबनेट क्या रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट जब आप सबनेट वो करोगे, क्या नाम है अपना, RG क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक ये सबनेट भी क्रिएट कर देगा उस जोन के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल सबनेट है, आप कोई कस्टम सबनेट आपने क्रिएट कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं डिफॉल्ट सेटिंग ले रहा हूँ सारी की सारी। नेक्स्ट आपको ऑप्शन देता है पब्लिक आईपी का। आपको अपने सर्वर के ऊपर, जो आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर पब्लिक आईपी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नन कर सकते हो, बट अभी हम जो सर्वर को एक्सेस करेंगे और उसको पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले कोई पब्लिक आईपी नहीं है। टेस्ट सर्वर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेसिक रखूँ मैं, असाइनमेंट स्टैटिक, राउटिंग प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी जोन्स, ये जोन ऑटोमेटिक 1 पिक कर रखा है इसने, और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी के अंदर जो नाम मैंने सिलेक्ट किया वो शो करने लग जाएगा। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग निक नन, बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग छोड़ देता हूँ मैं, बाकी की सारी। इनबाउंड पोर्ट यहाँ पे मैंने 22 को अलाउ किया है, अगर आप नहीं अलाउ करना चाहते कोई भी पोर्ट तो यहाँ पे नन कर सकते हो। डिलीट पब्लिक आईपी एंड निक व्हेन VM इज डिलीटेड। अगर मैं इसको अनचेक रखता हूँ तो वो उसको डिलीट नहीं करेगा, तो मैं इसको चेक मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पब्लिक आईपी भी डिलीट करना है और इसका नेटवर्क इंटरफेस भी डिलीट करना है जब मेरा सर्वर क्रिएट हो जाएगा तो। ठीक है, और ये कॉस्ट आपको यहाँ पे शो करता है, जो मंथली शो करता है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, मैं ये बाद में पढ़ के बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको लोड बैलेंसिंग वगैरह इनेबल करनी है नहीं करनी है, तो अभी के लिए हम डिफॉल्ट चलेंगे, लोड बैलेंसर वगैरह नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और मैं इसको लोड बैलेंसर को क्या रखूंगा, नन के ऊपर रखूंगा। नेक्स्ट करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी है तो आप इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिसेबल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेटिंग इनेबल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पे ऑटो शट डाउन, इनकी सेटिंग कितने बजे करना है मेरे को, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी कॉन्फ़िगर, बट अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। बैकअप इनेबल करूंगा तो मेरा यहाँ पे बिलिंग चेंज हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि बैकअप के लिए वो स्टोरेज यूज करेगा,
कितना बैकअप रखना है उसको, वो रखना है, पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करेगा बैकएंड पे, तो उसकी वो कॉस्ट ऐड होती जाएगी, क्योंकि उसके वो बैकएंड पे कहीं ना कहीं स्टोरेज को यूज करेगा जब हम बैकअप लेंगे सर्वर का। तो अभी के लिए मेरे को बैकअप इनेबल नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, तो मैं डिफॉल्ट सेटिंग के साथ करता हूँ नेक्स्ट। मॉनिटरिंग के अंदर अगर मैं बूट डायग्नोस्टिक डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी कॉस्टिंग में चेंज आ जाएगा, अगर इसको इनेबल रखता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस करता रहेगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, क्योंकि मेरे को अभी नहीं चाहिए मॉनिटरिंग इसकी। और नेक्स्ट करते हैं एडवांस के ऊपर। तो एडवांस के अंदर आपको शो करता है कि मान लो कोई आपको पैकेज इंस्टॉल करना है सर्वर के ऊपर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एक्सटेंशन सिलेक्ट करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पे आप अगर अपने कोई स्क्रिप्ट क्रिएट कर रखी है तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पे टाइप कर दो। बट अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट छोड़ता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद टैग डालना है आपको, मान लो मैं किस डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, मान लो एचआर वालों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो एचआर में डाल देता हूँ। बंदे ने किसने क्रिएट करा है उसका नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मान लो नवीन। ठीक है, और बाकी टैग आप यहाँ पे डाल करना चाहो तो ऐड कर सकते हो आप, बहुत सारे टैग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन शो करता है। नेक्स्ट करते हैं, अब जो सेटिंग्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए सर्वर क्रिएट करते टाइम, वो सारी की सारी सेटिंग आपको यहाँ पे शो करेगा रिव्यू के अंदर। और जब आप रिव्यू कर लोगे, अगर आपको चेंज नहीं करना है कुछ, तो आप यहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हो, लास्ट में ऑप्शन क्रिएट का दे देगा आपको। अदरवाइज आप उसको अगर चेंज करना है तो आप इसको यहीं पे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको रिव्यू के अंदर देता है कि प्राइस जो आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो उसका चार्ज क्या रहेगा। तो ये कह रहा है कि आपको 0.93 पैसे पर घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा। मतलब अगर आप 1 घंटा इस सर्वर को यूज करोगे तो आपको 0.93 मतलब 1 रुपया चार्ज करेगा। 1 रुपए से भी कम है, बल्कि 7 पैसे। ठीक है, तो इतना चार्जेज आपको देगा। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी हाई होती तो वो आपको थोड़ा सा हाई उसमें शो करता। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको उसकी इंफॉर्मेशन शो कर देता है कि कितना चार्ज आपको लगने वाला है उस सर्वर का, कितनी देर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है वो सारी की सारी शो करता है। प्रेफर ईमेल एड्रेस, पोर्ट कौन से इनेबल किए हैं, रिसोर्स ग्रुप क्या रखा है, पासवर्ड सेट किया हमने, नेटवर्क क्या रखा है, सबनेट क्या रखा है, पब्लिक आईपी वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो एज्योर के ऊपर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिला कि आपको जो बिलिंग चार्ज कितना बिल आएगा आपको वो थोड़ा सा आइडिया ऑन द स्पॉट शो कर देता है जब आप सर्वर क्रिएट करते हो। एडब्ल्यूएस के ऊपर आपको ये चीज नहीं शो करता, वो आपको बिल आने के बाद, यूसेज होने के बाद ही शो करता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी आप कोई सर्वर क्रिएट करते हो एडब्ल्यूएस के ऊपर या एज्योर के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें वो साथ में क्रिएट करता है। तो एज्योर के ऊपर अभी हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो एज्योर के ऊपर जब भी हम सर्वर क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 5 चीजें क्रिएट करता है। फर्स्ट आपका हो गया पब्लिक आईपी, सेकंड नेटवर्क इंटरफेस, जो सर्वर के ऊपर नेटवर्क आपका इंटरफेस जो कनेक्टेड होगा, और उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, उसके बाद आपका सर्वर, और उसके बाद आपका फिर सर्वर का जो नाम है आपकी जो उसकी है। और यहाँ पे फिर उसके डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट करने लग गया। ये पहले 5 ही चीज क्रिएट करता था, अभी ये एक और 2 चीजें और ऐड हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में आपको ऊपर नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो करता है, जो यहाँ पे आप अगर आप जाते हो तो इसका स्टेटस भी दिखा देता है कि क्या स्टेटस है आपके सर्वर का। तो यहाँ पे शो करा कि डिप्लॉयमेंट टू रिसोर्स ग्रुप 1 इज इन प्रोग्रेस। अभी मतलब वो प्रोग्रेस में है, क्रिएट हुआ नहीं है। यहाँ पे भी यही चीज शो करता है, और यहाँ नोटिफिकेशन के ऊपर भी शो करता है। जैसे ही आपका सर्वर क्रिएट हो जाता है तो नोटिफिकेशन के ऊपर भी आपको डिप्लॉयमेंट का सक्सीड का मैसेज शो करेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से जाके गो टू रिसोर्स पे क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ से भी आप जा सकते हो गो टू रिसोर्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपने मान लो सर्वर क्रिएट कर दिया और उसके बाद आपने ये सारी चीजें बंद कर दी, नोटिफिकेशन भी बंद कर दिया आपने, मान लो यहाँ से आपने ये भी बंद कर दिया, डिफॉल्ट होम स्क्रीन के ऊपर आ गए हो, तो यहाँ पे आपको रिसोर्स रिसेंट के अंदर आपको शो चीज कर देगा कि क्या क्या चीजें हमने रिसेंटली क्रिएट की है। तो हमने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था रिसेंटली, और एक टेस्ट सर्वर क्रिएट किया था। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट सर्वर पे जाते हैं तो टेस्ट सर्वर की आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देगा पूरी की पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट करना आपको वो चीजें शो करता है। तो नॉर्मली आपको पता है कि लिनक्स का सर्वर आप कहाँ पे पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सर्वर का क्या करोगे, आईपी एड्रेस कॉपी कर लोगे। और आईपी एड्रेस भी कौन सा चाहिए आपको, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मैं पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि पुट्टी इंस्टॉल है कि नहीं, इसमें इंस्टॉल है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पुट्टी के अंदर पब्लिक आईपी। ओपन करते हैं, क्योंकि सर्वर हमारा आप हो चुका है। और मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड सेट किए थे। और फिर मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ, जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसका। एंटर करते हैं तो आपका सर्वर आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा जो आपने क्रिएट कर रखा है।
आप जो भी काम करना आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सर्वर क्रिएट हो गया, एक्सेस भी हो गया, और उसके बाद आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो करता है आपके सर्वर की। ठीक है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन मैं भी शो कर देता हूँ राइट साइड में जो आप यहाँ पे शो कर रही है। लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि कौन कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए आपको सर्वर को ऊपर कनेक्ट करना है, तो जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आपका यहाँ पे राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी यही ऑप्शन होते हैं सारे के सारे। तो वो सारी की सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, आपको जो मतलब मोस्टली फीचर वहाँ पे है वही यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो और पुट्टी के अंदर पेस्ट कर दो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आपसे यूजर नेम नहीं पूछेगा, सीधा पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड क्रिएट कर रखा है आपने, तो वो कर सकते हो आप यहाँ पे। एडिट सेटिंग करनी है कोई वो कर सकते हो, पासवर्ड रीसेट करना है पासवर्ड रीसेट कर सकते हो आप यहाँ पे, रीसेट पासवर्ड और कीज। जबकि आपको ये AWS के अंदर ऑप्शन नहीं देता पासवर्ड चेंज करने का, अगर आपने कोई सर्वर एक बार क्रिएट कर दिया तो। क्योंकि वहां पे आपको क्या है कि आपका पासवर्ड आपको सेव कर की फाइल को आपको सेव करके रखना पड़ेगा, अगर आपने वो डिलीट कर दी तो आप पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकते हो। बट एजूर आपको ये चीज और ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या है, कनेक्ट। उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अभी उसको हम बाद में कवर करेंगे। ओवरव्यू को पे जाता हूँ मैं वापस। उसके बाद आता है आपको स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टॉप। मतलब आपका सर्वर अभी रनिंग स्टेट में है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट वाला ऑप्शन ग्रेड आउट शो कर रहा है। अगर आपका सर्वर शट डाउन होता तो आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड होता, जैसे रीस्टार्ट और स्टॉप शो करना है। ठीक है, अगर आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना है तो आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो यहाँ से, स्टॉप करना है मतलब शट डाउन करना है तो शट डाउन भी कर सकते हो आप यहाँ से सर्वर को। और अगर आपको डिलीट ही करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कैप्चर। कैप्चर का मतलब है कि यहाँ पे स्नैपशॉट लेना, आपको रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है, इमेज लेनी क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे इमेज क्रिएट कर सकते हो अपने सर्वर की यहीं से डायरेक्टली। ठीक है, ये कैसे करते हैं वो हम बाद में कवर करेंगे। डिलीट करना है डिलीट, रिफ्रेश, स्केल मतलब ऑटो स्केलिंग वगैरह इनेबल करनी है वो कर सकते हो। ओपन इन मोबाइल फीडबैक, CLI और PS, मतलब मेरे इस सर्वर को मुझे अपने कमांड लाइन इंटरफेस में या पावर शेल में एक्सेस करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे शो करता है रिसोर्स ग्रुप, किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैंने इसको सर्वर को क्रिएट किया है, स्टेटस क्या है मेरे सर्वर का, लोकेशन कहाँ पे क्रिएट किया मैंने सर्वर को, सब्सक्रिप्शन कौन सी यूज कर रहा हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है मेरी, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, सर्वर का साइज क्या है जो मैं यूज कर रहा हूँ, प्राइमरी पब्लिक IP जो मैंने रखा है वो शो करता है आपको, वर्चुअल नेटवर्क, DNS नेम अगर कन्फिगर होगा तो आपके यहाँ DNS नेम शो कर देगा, नहीं है तो नहीं शो करेगा। उसके बाद नीचे प्रॉपर्टीज शो करता है आपके सर्वर की कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके सर्वर का, IP एड्रेस क्या है, पब्लिक IP क्या है, साइज क्या है उसका, सर्वर पे रैम कितनी है, CPU कितना है, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है। इमेज सर्वर का कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, अब स्पोर्ट इंस्टेंस है या कौन सा हमारा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करता है प्रॉपर्टीज के अंदर। मॉनिटरिंग अगर आपने इनेबल कर रखी है तो मॉनिटरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करेगा, नहीं है तो वो नहीं शो दिखाएगा। कैपेबिलिटीज, रिकमेंडेड फीचर्स, ट्यूटोरियल्स, आपको मतलब आपके इससे रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल में जाके डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। एजूर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर ही उससे रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे शो कर देता है, जबकि AWS ऐसा चीजें शो नहीं करता है। AWS है एडवांस लेवल पे काफी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको स्टडी लेवल का, बट वहां पे आपको अलग से सर्च करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स को। बट एजूर आपको यहाँ पे अलग से ऑप्शन ऐड कर देता है आपके सर्वर के ऊपर ही, आपकी सर्विस या रिसोर्स के ऊपर भी जो भी आपने क्रिएट की हुई है, कि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कीप योर वर्चुअल मशीन अपडेटेड, डिप्लॉय एजूर अपडेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन अपडेट, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए आपको तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए स्टार्ट पे और वो डॉक्यूमेंट आपको शो कर देगा। और यहाँ पे नीचे आपको वीडियोस भी शो कर रहा है इसकी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका एजूर के अंदर ये मिलता है आपको। ठीक है, तो अभी हम इतना ही कवर करेंगे। मतलब इतना मैं इसको अभी सर्वर को पहले ये भी बताऊंगा कि डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे जो ये लेफ्ट साइड में ऑप्शन देख रहा है बहुत सारे, इनके क्या क्या रोल्स है, क्या ऐसे हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सर्वर को अगर आपको डिलीट करना है, मान लो मेरी प्रैक्टिकल कंप्लीट होगी, मैंने जो प्रैक्टिस करनी थी जो टेस्टिंग करनी थी वो मेरी कंप्लीट होगी, उसके बाद मेरे को सर्वर को डिलीट करना है ताकि मेरे को एक्स्ट्रा बिलिंग ना पे करनी पड़े। तो डिलीट करने के दो ऑप्शन होते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको अगर सिर्फ सर्वर को डिलीट करना है तो आप सर्वर को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जो जो सर्वर के साथ इंफॉर्मेशन है, जो जो सर्विस चीजें कनेक्टेड है, उन चीजों को ये साथ में डिलीट कर देगा। ठीक है, ये नीचे दिखा भी रहा है कि कौन कौन सी चीजों को डिलीट करेगा। OS डिस्क, नेटवर्क इंटरफेस, पब्लिक एड्रेस जो है, और मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता हूँ। डिलीट करते हैं, डिलीटिंग वर्चुअल मशीन टेस्ट सर्वर।
ठीक है, ये ऑप्शन तब आपको काम करना है जब आपके पास बहुत सारे सर्वर क्रिएटेड होते हैं। अब मान लो मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर मैंने 10 सर्वर क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, अब अगर मैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर से किसी एक सर्वर को डिलीट करना है मेरे को, तो मैं उस सर्वर पे जाऊंगा, डेडिकेटली उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, बट मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ही सर्वर है, मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया अकाउंट के नाम से, और मेरे पास एक ही सर्वर है अकाउंट से रिलेटेड, और मुझे उसी को डिलीट करना है, तो बेटर है कि मैं रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट कर दूंगा, अकाउंट वाले को, क्योंकि उसके अंदर जो जो सारी सारी चीजें होंगी उसको मैं डिलीट कर दूंगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, मान लो आपने उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर कोई स्टोरेज क्रिएट कर रखी है, कोई आईएएम क्रिएट कर रखा है, मतलब आईएएम तो ग्लोबली क्रिएट होता है, सॉरी, बट रिसोर्स ग्रुप वहां पे भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं हमें, और कोई मान लो अलग से कोई डाटाबेस सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखी है आपने, कोई कुबरनेटिस सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखी है वर्चुअल मशीन से अलग, बट आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन को डिलीट करना है, तो आप उस वर्चुअल मशीन को डिलीट करोगे, न कि उस रिसोर्स ग्रुप को। ठीक है, बट अगर आपके पास एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक ही सर्विस है वर्चुअल मशीन, और उस वर्चुअल मशीन को ही डिलीट करना है, तो आप चाहो तो उस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सिर्फ वर्चुअल मशीन को डिलीट किया, तो मैं वर्चुअल मशीन के अंदर जाऊंगा, तो मेरे को वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन नहीं शो करेगा। बट अगर मैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाता हूँ, रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाऊंगा, और मैं रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट कर दूंगा यहाँ से, तो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन, जो जो चीजें होंगी, वो सारी सारी चीजों को डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसका रीजन के अंदर दिखा रहा है टेस्ट एनएसजी, उसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप था जो वो दिखा रहा है, इन चीजों को भी वो डिलीट कर देगा। जबकि जब मैंने सर्वर को डिलीट किया तो वहां पे उसने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा। अब मैं रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम टाइप करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि एंटर योर रिसोर्स ग्रुप नेम टू कंफर्म डिलीशन, RG1, RG1, डिलीट, डिलीट। अब ये आपके जो सिक्योरिटी ग्रुप और इसके अंदर वी नेट मतलब नेटवर्क इंटरफेस पड़ा हुआ है, इसको भी डिलीट कर देगा रिसोर्स ग्रुप के अंदर। दूसरी चीज, जब हम फर्स्ट टाइम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, कोई भी सर्विस क्रिएट करते हैं, तो एक डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप भी बनता है नेटवर्क वॉचर RG के नाम से। ठीक है, अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको भी डिलीट कर दीजिए। और मैं इसको भी नाम टाइप करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट। अब मैं वापस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाता हूँ, तो अभी मेरे को यहाँ पे दोनों रिसोर्स ग्रुप शो कर रहा है, बट ऊपर आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो ये दोनों की दोनों क्या दिखा रहा है, डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप नेटवर्क वॉचर RG, डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप RG1। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो दोनों यहाँ से आपके हट जाएंगे रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये डिलीट होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए अभी डिलीटेड रिसोर्स ग्रुप RG1, RG1 रिसोर्स ग्रुप था जो वो डिलीट हो गया, और यहाँ से भी आपका रिसोर्स ग्रुप हट गया रिसोर्स ग्रुप के अंदर से। डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप नेटवर्क वॉचर अभी भी प्रोग्रेस में शो कर रहा है, और यहाँ पे अभी तक शो कर रहा है आपका। ठीक है, जैसे ये डिलीट हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा आपका। ठीक है, आप सारी की सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो, वर्चुअल मशीन में जाओगे और डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाते हो, तो यहाँ पे जो आपका सर्वर के साथ डिस्क क्रिएट हुई थी वो डिलीट हुई कि नहीं डिलीट हुई, वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोई डिस्क नहीं है आपकी वो इसके अंदर, तो वो चीज़ भी वेरीफाई कर लोगे। अगर आपको कहीं बिलिंग ना आ रही हो तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम बाद में करेंगे कि कैसे हम स्नैपशॉट लेते हैं, एक सर्वर के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।